हेलो एवरीवन। रिसेंटली हमने देखा कि ये जो इंडियन रुपी है ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गया है एंड जो है ये कितना वैल्यू पहुंच गया है ₹96.86 अगेंस्ट $1 मतलब अगर आपको $1 खरीदना है तो यू हैव टू पे 96.86। अर्लियर जो इसकी वैल्यू थी इट वाज 85 अगर हम पिछले साल की बात करें तो, ठीक है। और रीजंस क्या क्या है कि रुपी क्यों डिप्रिशिएट हो रहा है कि जैसे वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट है, फॉरेन कैपिटल फ्लाइट है, देन उसके बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस कि ये करेंसी डिप्रिसिएशन जो है ये क्या होता है। देखो ये क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू का डिप्रिशिएट होना विद रिस्पेक्ट टू द अनदर करेंसी, ठीक है। कि आपकी जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल रुपी, ये डिप्रिशिएट हो गया किसके कंपैरिजन में, यूएस डॉलर के। इट मीन्स कि अब आपको ज़्यादा रुपीज़ चाहिए टू बाय $1। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहले $1 था वो 85 रुपीज़ का था, ठीक है। अब जो है वो $1 कितने का हो गया है, 96 रुपीज़ का, ठीक है। पहले आप $1 की चीज़ कितने में खरीद रहे थे, 85 रुपीज़ में। अब आपको वही $1 की चीज़ खरीदने के लिए यू हैव टू पे 96, मतलब 11 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। जब आपको ज़्यादा अपनी करेंसी पे करनी पड़ रही है दैट मीन्स योर करेंसी इज डेप्रीशिएटिंग, ठीक है। दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन। कॉमन रीजंस डिस्कस करते हैं कि सिंपली क्या है कि अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करें, देखो अगर आप इंपोर्ट्स ज़्यादा करोगे, फॉर एग्जांपल आपने यूएसए से चीज़ें खरीद रहे हो, इंपोर्ट हो रहा है। अब यूएस जो है वो आपसे रुपीज़ में पैसा नहीं लेगा, वो आपसे डॉलर में पैसा लेगा, और यूएस की चीज़ खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए, ठीक है। तो जब डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी तो जिस भी करेंसी की डिमांड बढ़ती है वो एप्रिशिएट होती है, और जिस करेंसी की डिमांड नहीं होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल मनी आउट ऑफ इंडिया। देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेनर है, अगर उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा दैट मीन्स कि उसने यहाँ डॉलर्स में इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है ना, डॉलर्स में इन्वेस्ट किया होगा, फिर वो रुपये में कन्वर्ट हो गया होगा। नाउ अब वो अपना पैसा वापस लेके जा रहा है। जब वो अपना पैसा वापस लेके जाएगा तो वो किसकी डिमांड करेगा, डॉलर की डिमांड करेगा, एंड जब वो डॉलर की डिमांड करेगा डॉलर एप्रिशिएट होगा और अपनी करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट, ठीक है। तीसरा रीजन इसमें है कि यूएस ने क्या किया, रेज किए इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से मेकिंग द डॉलर्स मोर अट्रैक्टिव टू होल्ड। फॉर एग्जांपल यूएस का जो बैंक है वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू द इंडियन बैंक। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे मुझे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, मैं अपना पैसा क्या करूँगी, यूएस बैंक में रखूँगी, सो दैट कि मैं ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकूँ। तो अब जब मैंने यूएस बैंक में पैसा रखा तो डिमांड किसकी बढ़ी, डॉलर में, क्योंकि वो डॉलर में एक्सेप्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ी, डॉलर एप्रिशिएट हुआ और अपनी करेंसी जो है वो क्या हो गई, डेप्रिशिएट। अब इसमें जो अदर रीजन क्या है वो है कि ग्लोबल पैनिक या डर, कि जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि वॉर होने वाला है, ठीक है, वॉर होने वाला है, प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तो रेदर वी शुड अडॉप्ट, मतलब हम किसकी तरफ मूव कर जाएं, एक सिक्योर करेंसी की तरफ। तो सभी लोग क्या करते हैं, डॉलर को खरीदते हैं क्योंकि बड़ी पावरफुल करेंसी है। तो ये भी रीज़न है कि अपनी लोकल करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होती हैं और जो डॉलर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे एप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन। दीज आर द कॉमन रीजन्स जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ अब है कि शुड द रुपी बी लेफ्ट टू डेप्रिशिएट, क्या इसको छोड़ दे ऐसे ही, क्या आरबीआई को इंटरवेन करना चाहिए, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि लेट इट फॉल, गिरने देते हैं इसको, क्या हो जाएगा। देखो डेप्रिसिएशन से क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो पहले वाला $1 में उनको 85 रुपीज़ की चीज़ मिल रही थी, अब $1 में उनको 96 रुपीज़ की चीज़ मिलेगी, मतलब 11 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है ना। आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। यूएस का सिटीजन है, उसने इंडिया में कुछ खरीदना है, ठीक है, पहले वो $1 दे रहा था तो उसको 85 रुपीज़ की चीज़ मिल रही थी, अब वो $1 खर्च करेगा तो उसको 96 रुपीज़ की चीज़ मिलेगी, उसके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना, तो वो खरीदेगा। एक्सपोर्ट्स हमारे बेटर हो जाएंगे, लेकिन इम्पोर्ट्स हमें क्या होंगे, महंगे पड़ेंगे। क्यों, जब आप कुछ इम्पोर्ट करोगे तो जहाँ आप $1 मतलब आप पहले 85 पे कर रहे थे, नाउ यू हैव टू पे 11 एक्स्ट्रा, मतलब आपको 96 पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये ऑयल को क्या करती हैं, इंपोर्ट करती हैं। अब ऑयल के जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जब जो हमारे इंपोर्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो इंडियन कस्टमर्स से भी तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ना, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। दिस इज़ वन साइड की इसको फॉल होने देते हैं, रुपी को डेप्रिशिएट होने देते हैं। बट अगर आरबीआई इंटरवेन करता है उससे क्या होगा, देखो
सबसे पहले पैनिक को जो है वो रोका जाएगा, ठीक है ना। लोग पैनिक कर रहे हैं कि जो बिल्कुल है रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आरबीआई विल इंटरवेन एंड ये जो पैनिक है ये सेटल डाउन हो जाएगा। प्लस उसके बाद जब आरबीआई इंटरवेन करेगा ना, इसको मार्केट में डॉलर्स को भी रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स कम है और रुपी ज़्यादा है, जो भी चीज़ ज़्यादा होती है वो डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। खुलेआम बिक रही है ना, मतलब फ्री में मिल रहा है, तो वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, वो वाली करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में डॉलर्स को रिलीज़ करेगा। जब वो डॉलर्स और रुपी का सप्लाई बराबर कर देगा मार्केट में, तो यहाँ पे हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होने से रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान क्या है कि जो आरबीआई है उसके जो रिजर्व्स हैं उसको जो है वो खाली होना पड़ेगा, वो थोड़े कम हो जाएंगे कि आरबीआई ने ऑलरेडी जो है 31.5 बिलियन के अपने रिजर्व्स यूज़ कर लिए हैं रुपी को बैलेंस डिफेंड करने के लिए, ठीक है। और ये हमारी स्ट्रेंथ भी शो करेगा कि इंडिया जो है अपनी मैनेज कर सकता है करेंसी को, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज कि दीज आर द टू साइड्स कि क्या उसको डेप्रिशिएट होने दें या आरबीआई क्या करेगा, इंटरवेन करेगा। इंटरवेन से क्या प्रॉब्लम होगी और डेप्रिशिएशन से क्या प्रॉब्लम होगी, दिस यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा की डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें जो है हमारा वैल्यू डॉलर की जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। देन कितना परसेंट डिप्रिशिएट हो रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में 11.5% जो है वो डिप्रिशिएट हमारी करेंसी हो गई है, एंड 2026 में ही ये 5.5% डिप्रिशिएट हुई है। उसके बाद जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। ऑल टाइम हाई वॉज 728.5, और थोड़ा जो है इनमें गिरावट दिखी है क्योंकि रुपी को जो है वो डिफेंड करने के लिए आरबीआई ने इनको यूज़ किया था। फिर उसके बाद कैपिटल फ्लाइट का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा माना गया है कि 20.6 बिलियन का जो है वो आउटफ्लो हो गया है। तो दिस डेटा यू कैन रिमेंबर फॉर योर मेंस एग्जाम। नाउ अब जो आरबीआई है ये किस तरीके से रुपी का जो डिप्रिसिएशन है उसको मैनेज करेगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाउ द आरबीआई जो है इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। देखो सबसे पहले है कि इसमें एक्टिव स्पॉट मार्केट इंटरवेंशन की आरबीआई ने क्या किया, डायरेक्टली जो है यूएस डॉलर जो है वो अपने रिजर्व से जो है मार्केट में ले आए, ठीक है, बैंक्स को दे दिए। आगे जो है वो मार्केट में जो है इसकी डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप डॉलर मार्केट में रिलीज कर रहे हो, फ्री में तो नहीं दोगे, बदले में क्या लोगे, रुपी लोगे, ठीक है। डॉलर आपने सप्लाई बढ़ा दी, रुपी की सप्लाई आपने कम कर दी, मतलब थोड़ा बैलेंस आउट कर दिया। इसकी वजह से रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो सकता है, रुक सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है कि फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशंस। देखो वॉर है, ठीक है, पैनिक हो सकता है ना बायर्स के अगेंस्ट, या मतलब जो बायर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं दे विल पैनिक, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, डॉलर को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद डॉलर एप्रिशिएट कर जाए या रुपी डेप्रिशिएट कर जाए। आज डॉलर सस्ता मिल रहा है, आज ही हम खरीद के ज़्यादा रख लेते हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, किसके साथ, इन्हीं इंपोर्टर्स के साथ, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि अगले 3 महीने बाद भी आपको ये $1.85 का ही देगा। इससे आप निश्चित हो जाओगे, ठीक है। तो आप एकदम से क्या करोगे, डॉलर को होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि जब आप डॉलर को आज के टाइम पे होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे ना, उससे क्या होगा, रुपी और ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है, फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशंस करेगा कि अगले 3 महीने बाद भी आपको जो डॉलर है वो सेम रेट पे दिया जाएगा, दैट इज 85 रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि मॉरल सुएशन एंड द इंपेरेटिव हेजिंग की जो आरबीआई जो है ये क्या करेगा, बैंक्स को बोलेगा कि आप लोग जो है वो अपने पास डॉलर्स जो हैं वो पहले से ही लेके रखो। किसको बोलेगा, बैंक्स को बोलेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपने डॉलर्स रखे होंगे तो आपके पास अगर डॉलर एप्रिशिएट कर जाएगा या रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। इस पॉइंट में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करने हैं, इंपोर्टर्स के साथ, बट यहाँ पे बैंक्स की बात की गई है, जो स्ट्रेट रन बैंक्स है, कि आप जो है डॉलर्स की सप्लाई को, मतलब जो डॉलर है वो अपने पास रखें, पहले से ही होल्ड करके रखें, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट कर सकता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, तो आरबीआई भी अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ा देगा, सो दैट कि लोगों को प्रॉफिटेबल लगे कि यहाँ पे इंडिया में जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट भी जो है वो आरबीआई फॉलो कर सकता है। देन उसके बाद कोलैबोरेटिव ट्रेड इंटरवेंशंस की आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर क्या करें, इंपोर्ट पे जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दें, सो दैट कि लोग इंपोर्ट्स कम करें, ठीक है। जब आप इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो डॉलर की डिमांड ही नहीं बढ़ेगी, जब डॉलर की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो रुपी जो है वो भी डेप्रिशिएट होने से लगभग बच जाएगा, ठीक है। तो हाउ विल द आरबीआई मैनेज, कि ये एक्टिव स्पॉट मार्केट इंटरवेंशन करेगा या फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशंस कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद मॉरली स्वेट कर सकता है, अगर तब भी
लोग नहीं मानते तो मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट भी वो कर सकते हैं। देन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर भी जो है ये इंपोर्ट्स पे जो है वो थोड़ा रोक लगा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टैरिफ। नाउ वे फॉरवर्ड में आप क्या क्या लिख सकते हो कि हमें ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जो डॉलर को अट्रैक्ट करें, ठीक है, मतलब स्पेशली एनआरआईज के लिए कि उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड करे सो दैट कि वो अपने डॉलर्स जो है वो इंडिया में भेजे। जब वो अपने डॉलर्स इंडिया में भेजेंगे तो इंडिया के पास काफ़ी अच्छे खासे रिजर्व्स हो जाएंगे और रुपये का डेप्रिसिएशन जो है वो रुक सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें है कि स्ट्रिक्ट नॉन इसेंशियल इंपोर्ट कैप्स की, जैसे ये गोल्ड सिल्वर जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉन इसेंशियल, उस पर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं या टैरिफ्स जो है वो लगाने चाहिए सो दैट कि उनका इंपोर्ट है वो रोका जा सके और जो है डॉलर की जो डिमांड है उसको कर्ब किया जा सके, ठीक है। देन उसके बाद है कि इनवॉइस ट्रेड इन द लोकल करेंसी, कि आप लोग जैसे इंडिया ने अभी रशिया के साथ किया था रूबल एंड द रुपी अग्रीमेंट, तो वैसे ही आप कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ बाइंग इन डॉलर अगर आप किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप अपनी करेंसी में करो और उनकी लोकल करेंसी में करो इंस्टेड ऑफ डॉलर, ठीक है। देन स्ट्रेटेजिक प्राइस थ्रेशोल्ड की बात की गई है कि सपोज आरबीआई या एसबीआई क्या करते हैं, ये एक मैट्रिक्स फॉलो करते हैं जिसमें अगर यहाँ पे एक डेंजर लेवल आ गया कि हाँ 87 से बिलो अगर रुपी चला जाता है तो उसी टाइम जो है वो आरबीआई इंटरवेन करेगा और उसका फर्दर डेप्रिसिएशन, रुपी का फर्दर डेप्रिसिएशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। देन उसके बाद आप अपने सोवरेन बॉन्ड मार्केट को जो है वो डीपन कर सकते हो कि इनको लिस्ट कर दो कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट्स में, जैसे कि ब्लूमबर्ग का है ना, वहाँ पे अपने इंडेक्सेस को क्या कर दो, लिस्ट कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो कंट्रीज़ होंगी उनको खरीदना ही पड़ेगा इंडियन बॉन्ड, ठीक है ना। अगर देखो जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी इसको, जैसे ब्लूमबर्ग की अगर हम बात करें, वहाँ पे अगर अपने बॉन्ड्स को लिस्ट करते हो ना तो वहाँ पे जब वो एक चीज़ खरीदते हैं तो उनको एवरी पैकेज वहाँ पे खरीदना पड़ता है, तो उसमें वेरियस करेंसीज के बॉन्ड्स होते हैं, तो वहाँ से आपको स्टेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि जब आपके मार्केट बॉन्ड्स को कोई खरीदेगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है, और वो भी किस में, डॉलर में। क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट किए हैं इंटरनेशनली। तो ये तरीके जो है आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप रुपी को क्या कर सकते हो, स्टेबल कर सकते हो, ठीक है। ये आप अपने मेन्स एंड आंसर राइटिंग में जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद एक कंक्लूजन भी था कि टू सेव द इंडियन रुपी इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम डिफेंडिंग द प्रेजेंट टू डिजाइनिंग द फ्यूचर, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल रुके, इंपोर्ट ओबे एंड द डॉलर नो लॉन्गर कॉल्स एट द शॉट, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है दिस, यू कैन राइट कि इंट्रोडक्शन दे दो, व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ डिक्लाइन, कि क्यों हमारा जो है डिक्लाइन कर रहा है रुपी। उसके बाद पॉलिसी मेजर्स दे सकते हो कि इमीडिएट या मीडियम टर्म और स्ट्रक्चरल, एंड देन कंक्लूजन यू हैव टू फॉलो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।